मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर बटला हाउस डिमोलिशन का नैरेटिव चलाया गया। यहां यह बहुत अहम पहलू है दोस्तों, आप इसको गौर से सुनें। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं। जहां झुग्गी वही मकान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार यह मुद्दा रहा, आप जानते हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए गए, लगातार इसका विज्ञापन चलाया गया। पोस्ट कार्ड्स पर लिखकर मोदी जी का अलॉटीज ने धन्यवाद किया और फिर वो प्रधानमंत्री जी के साथ उन पोस्ट कार्ड्स को चिपकाकर उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाया गया। योजना अच्छी है, सराहनीय भी है। जहां झुग्गी वहीं मकान, कितनी अच्छी बात और ऐसा अच्छा जुमला लगता है, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल खिलाफ है, इसके मुख्तलिफ है। हालांकि इस योजना को अगर ये नाम दिया जाता कि यहां झुग्गी वहां मकान, तो शायद ज़्यादा उचित होता, क्योंकि हुआ भी ऐसा ही कि जहां झुग्गियां हैं वहां तो मकान नहीं मिले, कहीं और मिले। और फिर यह है मकान छत और दीवार का नाम तो नहीं होता, उसमें तमाम बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। बिजली, पानी और सीवर के बाद ही मकान कहलाता है। हाईटेक फ्लैट्स पुनर्वास योजना के तहत किसी भी प्राइवेट सोसाइटी की तरह यहाँ भी वही सुविधाएं देने का दावा किया गया था, लेकिन सरकारी योजनाओं और उनकी गुणवत्ता की सच्चाई जनता खूब जानती है। अब दावा सरकार की तरफ से ये था कि हाईटेक फ्लैट्स पुनर्वास योजना के तहत बनाए जाएंगे, बिल्कुल प्राइवेट सोसाइटी की तरह वहाँ सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन सुविधाओं का हाल इन पोस्टर्स में जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये वो जगह है नरेला की जहां मद्रासी कैंप के अलॉटीज़ को 189 फ्लैट दिए गए थे। उनकी शिकायतें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और कहा जा रहा है कि इन फ्लैट्स के अंदर जो है वो खिड़कियों में शीशे नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, रसोई में और घर के अंदर पानी जगह जगह खड़ा हो रहा है, इसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, जो इसका बाहर का कंपाउंड है उसमें पानी खड़ा हुआ है, जगहें टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। तो बहरहाल ये झुग्गियों के लेवल का ही शायद अलॉटमेंट हुआ होगा, लेकिन ऐलान किया गया था हाईटेक फ्लैट्स का, बिल्कुल प्राइवेट सोसाइटी की तरह यहाँ सोसाइटी से यानी सुविधाएं देने का। बाकी तो सब कुछ आप जानते हैं। इस संबंध में न्यूज़ लॉन्ड्री की एक पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहां जाकर आप तफसीली रिपोर्ट देख सकते हैं। बहुत अच्छी तफसीली रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। अब 2012 में दिल्ली सरकार की अर्बन स्लम रिपोर्ट के मुताबिक 6000 झुग्गियों में 12 लाख लोग रहते हैं, जबकि आज ये आंकड़ा 30 से 35 लाख का बताया जा रहा है और झुग्गियों की तादाद भी जाहिर है उसी के हिसाब से बढ़ गई है। गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप की 2000 झुग्गियों को बुलडोज किया गया, जबकि सरकारी दावा है कि यहाँ के 1600 निवासियों को पहले ही पक्के मकान दे दिए गए थे। हालांकि कई निवासियों का कहना है कि उनको मकान नहीं मिला, झूठा दावा है। अब अगर सिलसिलेवार बात करें तो 1 जून को 200 से ज़्यादा मद्रासी कैंप की 200 से ज़्यादा झुग्गियाँ गिराई गईं। 3 जून वजीराबाद रेलवे पटरी पर बनी बस्ती को हटाया गया, जबकि 7 जून को गोविंदपुरी का भूमिहीन कैंप तोड़ा गया था। सवाल यह है कि सैनिक फार्म और नॉर्थ दिल्ली के महेंद्रू एनक्लेव में बुलडोज़र क्यों नहीं चला? इसलिए क्योंकि वहाँ सत्ताधारी पार्टी के कई सांसद और बड़े रसूखदार लोग, अमीर लोग रहते हैं। दिल्ली के 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर के चलते पिछले 1 माह में बुलडोज कार्रवाई के बाद झुग्गियों पर जो बुलडोजर चला, उसके बाद लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जो चुनाव से पहले वोटर हुआ करते थे। इसी कड़ी में बटला हाउस के खसरा नंबर 277 और 279 के निवासियों पर डिमोलिशन की तलवार लटकी हुई है। इलाके में खौफ और गम का और गुस्से का माहौल है। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर बटला हाउस डिमोलिशन का नैरेटिव चलाया गया। यहाँ ये बहुत अहम पहलू है दोस्तों, आप इसको गौर से सुनें। नैरेटिव चलाने की यहाँ एक प्रक्रिया है, एक दौड़ है, एक कंपटीशन सा है कि कौन सबसे ज़्यादा ऐसे नैरेटिव्स तैयार करता है टेलीविज़न चैनल पर जो किसी ख़ास मज़हब और जाति के खिलाफ जाते हों। बेसिकली बटला हाउस पर बुलडोज़र का ख़तरा ये अपने आप में एक नेगेटिव नैरेटिव है। इशू सिर्फ 2 खसरा नंबरों का है और वो भी अदालत में सब जुडिस है।
फिलहाल इस मामले में 11 जून को सुनवाई के दौरान 2 अहम बिंदुओं पर अदालत ने टिप्पणी की, जिसको समझना हमारे लिए और आपके लिए बेहद जरूरी है। इन बिंदुओं को हम आगे रखेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि डीडीए और यूपी सिंचाई विभाग 40 साल बाद ख्वाब खरगोश से जागी, मगर खसरा नंबर 277 और 279 के निवासियों की नींद को हराम कर गई। हो सकता है कि कल इनके फेवर में फैसला आ जाए अदालत का। हालांकि लोकल नेता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। यह सब आपदाएं इसलिए पैदा की जाती हैं ताकि अवसर तलाश किए जा सकें और देशवासियों पर साम्राज्यवादी कानून का डंडा चलाया जा सके और बूटों की धमक से नागरिकों को धमकाया जाए। इसका फायदा सरकारों को यह होता है कि जनता का ध्यान सरकारी नाकामियों से हटा दिया जाता है। दरअसल नागरिकों को खौफ में रखना साम्राज्यवादी सरकारों की नीति का एक बड़ा हिस्सा होता है। कुछ मामलों में जनता की गलतियों को इसलिए अनदेखा किया जाता है कि वक्त पड़ने पर इनका मिसयूज किया जा सके। जी, आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल इस तरह जैसे तालाब के किनारे एक बगला अपनी आंखें बंद करे रहता है, एक टांग पर खड़ा रहता है। मछलियों को लगता है बेजान कोई चीज़ है, लेकिन जैसे ही ये मछलियाँ छोटी बाहर आती हैं, वो तुरंत उस चोंच से बगला उस मछलियों को निगल जाता है। सरकारें नागरिकों की सुविधाओं के लिए होती हैं, ना कि जनता की नाकाबंदी करने और उनकी गलतियों को पकड़ने के लिए और उनको लगातार दुविधा खड़ी करने के लिए। गलती नागरिक को नहीं करनी चाहिए, उसको कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये बात तय है। लेकिन इनसे कानून का उल्लंघन कराता कौन है? एजेंसीज, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मिलकर कराते हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों, भारत में साम्राज्यवादी सोच नाकाम हो जाती है, अक्सर नाकाम हुई है। और ऐसे में जब भारत लोकतांत्रिक देश है, जनता को जैसे ही अपने अधिकारों का एहसास होता है, घमंडियों की मुंडी पकड़कर जनता ठिकाने लगाना जानती है। भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली प्रधानमंत्री बस एक गलती कर चूक गई थी। उन्होंने एक गलती की थी, इमरजेंसी लगा दी थी। हालांकि तानाशाही नहीं चलाई थी, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो फैसला लिया गया था, उसकी एक अलग तारीख है। परंतु इमरजेंसी लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता की तौहीन समझी जाती है, इसलिए इसका अंजाम सबने देखा था। आज तानाशाही, मनमानी, धार्मिक तथा जातीय भेदभाव खुलकर देखा जा रहा है। नाइंसाफी आमतौर पर देखी जा रही है, कदम कदम पर देखी जा रही है। ऐसे में ही जब जनता सड़कों पर निकल आती है तो तानाशाही के टैंकों के रुख मोड़ दिया करती है। भारत में जनतंत्र है तो जन आंदोलन की भी आशंका हमेशा बनी रहती है और इसको तानाशाह भी समझते हैं, नौकरशाह भी अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए हालिया बरसों में कई तानाशाही कानून वापस भी हुए हैं, आपने भी देखा। अब सरकारी और वक्फ की भी ज़मीनों की खुर्द-बुर्दी विभाग के अधिकारियों और जिम्मेदारों की मर्जी से ही संभव हो पाई है और ये देश के साथ गद्दारी में आता है, जिसके लिए अधिकारियों पर मुकदमा चलना चाहिए, ना कि आवाम को इसकी सज़ा दी जाए। अब अदालत में जिन 2 अहम बिंदुओं पर टिप्पणी हुई वो देखा जाए, जिस पर हमने शुरू में कहा था। 11 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद बहस कर रहे थे। तभी एक अहम बिंदु की तरफ अदालत का ध्यान केंद्रित कराते हुए बोले कि याचिका में जिस संपत्ति का उल्लेख किया गया है उसके साथ साथ अन्य संपत्तियों पर भी बिना उचित डिमार्केशन के नोटिस चिपकाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने दूसरी बात कही सलमान खुर्शीद ने कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। सलमान खुर्शीद ने गुजारिश की कि उन्हें नई रिट याचिका दाखिल करने के लिए कम से कम 7 दिन या 3 वर्किंग डेज का समय दिया जाए। कोर्ट ने बात मानी और 3 वर्किंग डेज का समय याचिकाकर्ताओं को इंडिविजुअल लेवल पर याचिका डालने का समय दे दिया। उसकी अनुमति मिल गई। इस आदेश के बाद इफेक्टेड जो रेजिडेंट्स हैं उनको 3 कार्य दिवस का समय तो मिल गया, 2 छुट्टियां हो गईं, कुल मिलाकर 5 दिन मिले। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी क्या तैयारी की और कितना मजबूती से कल अदालत में अपना पक्ष वो रखेंगे, इसका जनता को इंतज़ार है। कुछ नेताओं का मानना है अगर राहत नहीं मिलती है तो पब्लिक मूवमेंट शुरू किया जाएगा, लेकिन कई ने कहा कि मामला सब जुडिस है, अदालत से उम्मीद रखनी चाहिए, फैसला निवासियों के हक में ही आएगा।
ऐसी मिली जुली प्रतिक्रियाएं बटला हाउस में सुनने और देखने को मिली। कोर्ट ने जब डीडीए से पूछा कि क्या याचिकाकर्ता को कानूनी विकल्प अपनाने तक डिमोलिशन रोका जा सकता था, तो डीडीए के वकील ने फिलहाल विध्वंस रोकने को लेकर कोई आधिकारिक आश्वासन देने से इनकार कर दिया था। कई जानकारों और वकीलों का मानना यह है कि दिल्ली में ही कई वक्फ की जायदादों पर डीडीए का जबरन कब्जा है, एनक्रोचमेंट है, जिसके खिलाफ कई संस्थाएं अब याचिकाएं लगाने की योजना बना रही हैं, तैयारी कर रही हैं। अदालत में जो ये सुनवाई चल रही थी 11 जून को, उसमें जो सबसे अहम पहलू था वो ये कि हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए सख्त लहजे में कहा, हमें ये देखना होगा कि अधिकारी सोते क्यों रहते हैं। इसी बीच लोग निर्माण कर लेते हैं और फिर एक दिन अचानक अधिकारी जागते हैं और विध्वंस का फैसला करते हैं। इस तरह के मामलों में हमें न्याय सुनिश्चित करना होगा। ये अदालत की बहुत अहम टिप्पणी थी, बहुत अहम बात थी। अदालत की इस टिप्पणी के बाद विशेषज्ञों का ये मानना है और हम भी ये मानते हैं, अदालत का ये अंदाज खसरा नंबर 279 के निवासियों के फेवर में जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि अगली सुनवाई में अदालत इस पर स्टे दे दे। अपने मेज़बान अली आदिल खान को दीजिए इजाज़त। वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें और हमारी विचारधारा आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया।